गाइस, सो वी आर बैक विद अदर वीडियो। और आज हमारे पास जो वीडियो है वो है विवेक बिंद्रा सर की है। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और ये वीडियो है भगत सिंह जी के बारे में, जो जिनका काफी नाम है हमारे देश में। बहुत ही ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको काफी तरीके से बहुत पूजा जाता है एक तरीके बिल्कुल, कितनी सारी बायोपिक्स हैं इनके ऊपर, कितना बड़ा नाम है भारत के फ्रीडम मूवीज स्ट्रगल में, इनका कितना बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो भगत सिंह का तो नाम मतलब हर कोई जानता है भारत में, तो उनके ऊपर ही और विवेक बिंद्रा सर ने इनकी बायोग्राफी प्रेजेंट की अपने स्टाइल में, क्योंकि वो भी बहुत एनर्जी के साथ कोई चीज प्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखेंगे मिलके इस वीडियो को। स्कूलों में और जब मतलब ट्रेनिंग वगैरह में जो पढ़ाया जाता है तो भगत सिंह के बारे में जब बताया जाता है तो तुम जोश से भर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वीडियो उन्हीं के बारे में अब देखते हैं, फिर आएगा लास्ट में। फिर वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह की। 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था आज, जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल, जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना, दयानंद एंग्लो, आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजिम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना। सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी वहां पे, कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आए एक बोतल में, और घर में लाके इतने सुन्न हो गए। सोचो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया। ये बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बोई, पिता से पूछते थे। पिता कहते थे बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह उनके विचार से, वो भी ज्वाइन कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा। फिर सामने गोलियां चलाई, वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई।
और भीड़ ने जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को, और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई। बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया, और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले दो दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट, ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बबूल, बोले अब लड़ना पड़ेगा। ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पढ़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया, और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे, और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, लर्निंग क्या है, एकाकी की भावना से। इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर लो, कुड़ी बड़ी सोनी है, ओ बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओ शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई, और ये क्या बोली, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए, मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया, और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया, पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया, और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए, उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है, मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए, लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे, और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए। और इस बार इनसे, अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी, 60,000 रुपए मांग लिए। ये 60,000 रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो, आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने ही कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय, जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई, और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की
ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे उसको। गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। यह तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो उनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है, इन्होंने भी तैयारी करी। बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुपचाप वहां से चले जाते, लेकिन वहां गायब हो जाते, कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन जानबूझ के वहीं चिल्लाना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और जाकर अपने आप को पकड़वा दिया कि ले लो मुझको। ये एक ऐसा लड़का था, सबको जीना पसंद है और मौत भी सबकी आनी है। ये वो लड़का था जो अपनी डेथ को डिजाइन कर रहा था। ये चाहता था कि अब मुझे अंग्रेजी हुकूमत पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। सोचिए, एक 21 साल का लड़का अपनी कुर्बानी की, अपनी डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, और मैं तो वैसे ही एनार्किस्ट हूं, मैं तो वैसे ही आपकी हुकूमत की, मुझको गोली मार दो, मुझको गोली मार दो। एनीवेज, उसको फांसी की सजा सुनाई गई इन दोनों को। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था। पर यह एक ऐसे क्रांतिकारी जो जेल में भी आजाद थे, वहां पे भी अपनी क्रांति, नाक को चने चबवा दी अंग्रेजों को, उनके नाक में दम कर दिया। क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं, वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इंफ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको, अच्छा उसके बाद भी हंसते थे,
डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन्हीं दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, ये क्या कहते थे, अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनको इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना, उस दिन जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे हैं, अरे ये इतने निडर ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए, बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनन फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, पे सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या, उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे, लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे, हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता है। आप मेरा साथ दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए, सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस आवाज को उठाएं और क्यों ना हम इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलाएं। मैं खुद अपने सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पे इस वीडियो को शेयर करने वाला हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, भगत सिंह की मौत को, उनकी शहादत को बेकार मत जाने दीजिए। इस आवाज को मेरे साथ उठाइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस, लाइक करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन नहीं दबाया, अब से अगला वीडियो मिस हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। ओके, वीडियो हो गई एंड और सैड नोट पे एंड होती है। इनकी जो भी कहानी है वो एक सैड नोट पे एंड मतलब होती जितने है। फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब क्योंकि हमें क्या है कि बचपन से हमें आदत पड़ चुकी है कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं ना तो हमें हमेशा हैप्पी एंडिंग चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रियलिटी है, लाइफ ये है। रियलिटी, और रियलिटी में मतलब मूवी से बहुत हटके होती है और जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वही हो। तो ये थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी और सबको ही पता होगा, हम क्या ही बोले। इसमें बहुत बहुत मूवीज बनी है, आज से नहीं शुरू से ही बनी है और बहुत लोग जानते हैं। आजकल की अगर युवा पीढ़ी जो भी बच्चे आ रहे हैं शायद उनको ना पता हो तो बात अलग है, वरना 90s या 2000 के आसपास के सभी बच्चे जानते होंगे। तो ये पूरी कहानी थी भाई। और इस वीडियो में मतलब काफी सारे मूवमेंट भी बताए गए, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया और चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। इनकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आया था, जब जनरल डायर ने, भैया मैं गया हूँ उस जगह पे, गया हुआ हूँ मैं उस जगह को, मैं गया हूँ, मैंने मतलब हाथ लगा के भी देखा है वहाँ की चीजों का। आज भी वहाँ पे गोलियों के निशान है।
मतलब ये जो उंगली है ना पूरी अंदर चली जाती है दीवारों में, इतनी अंदर तक बुलेट गई थी। आप सोचो कि इंसान का क्या हुआ होगा। वहां पे मार्क करके लगा रखा, जलियांवाला बाग गया हूँ मैं, और 2-3 साल पहले गया था मैं, तो मैंने देखा था वहां पे। और वहां पे जो कुआं बता रहे थे कि वहां पे कुआं है, उस पर लिखा है बाहर कि हाँ यहाँ पे कई लोग कूद गए थे। एकदम ही वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बगल में ये चिपके हुए हैं वो दोनों। इतना ज्यादा होगा उस टाइम। गोल्डन टेम्पल और वो चिपके हुए हैं दोनों एक तरह से। तो आई थिंक इस इंसिडेंट ने आई थिंक उनको झकझोर दिया। बिल्कुल, बहुत हिलाया उन्होंने, बहुत। वो बोलते हैं कि वहां की मिट्टी उठा के लाए थे, जैसे सर ने भी बताया, हमें भी पता था कि मिट्टी उठा के लाए वो। उन्होंने एक बोतल में रखा, उसको भाई इंस्पायर होते थे कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा, कुछ भी हो जाए। अंग्रेजों को ऐसे भगा गया। उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से। बाकी इनके जो आइडियोलॉजी थी वो नरम दल वाली नहीं थी, गांधी जी वाली नहीं थी। इनका लॉजिक था कि भाई देखो, कोई हमें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, पहले उसे मारेंगे फिर हम बात करेंगे। और इन पे इनको जो दिया गया, जो सजा दी गई है, फांसी की सजा 2 केस में दी गई थी, जिसमें एक कोई चनन करके कोई हत्याकांड था, और एक जो बताया इन्होंने सॉन्ड्रस। ये एक्चुअली में गए थे स्कॉट को मारने। जेम्स स्कॉट बोला था, क्या नाम था? ये लोग गए थे, इन्होंने प्लान किया था। जेम्स स्कॉट ने ही ऑर्डर दिया था वो लाठीचार्ज वगैरह का शायद, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। तो वो मृत्यु उनकी हुई थी, जिससे आहत होकर इन्होंने कहा कि मैं इसका बदला तो लूंगा। उसी को जिसने ऑर्डर दिया पहले उसको देखते हैं। पर क्या हुआ कि उसी दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सॉन्ड्रस निकल रहा था बाइक से, इनको लगा कि वही है। और सबसे पहले राजगुरु ने फायर किया था, पहला फायर उन्हीं का था। राजगुरु ने उसको फायर किया। उसके बाद इन्होंने गए, उसकी पूरी बॉडी पे इन्होंने 3 बताया ना, टोटल 8 बुलेट शॉट मिले थे। इन्होंने 3 बताया ना, 3 इन्होंने मार के खत्म कर दिया। उसकी पूरी बॉडी पे 8 बुलेट शॉट्स थे। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, 8 बुलेट शॉट थे, मतलब 8 गोलियां मारी गई थी। एक तो राजगुरु की थी पहली, बाकी हो सकता है नहीं की वो सारी, 3 तो हेड पे ही थी। पूरा एकदम डिसाइड की, एकदम बंदा एकदम निपटा दो बढ़िया से, ये वाला हिसाब था इनका। इनको मतलब 2 बार फांसी दी गई थी। एक बार काकोरी जो ट्रेन लूटा था शायद, फांसी नहीं दी थी, वो क्रिमिनल केस चला था, काकोरी हत्याकांड, लूट में इन्होंने लूट लिया था भैया। अंग्रेज जो लेके जा रहे थे ट्रेन ही पूरी, जो खजाना लेके जा रहे थे, पैसा वगैरह, तो वो पकड़े गए थे बाद में। और इन पे केस चला, और सोचो उस टाइम 60,000 रुपए का जुर्माना। 90 साल पहले 60,000 रुपए का जुर्माना। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उसका जो 60,000 आज की डेट में भी एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ नहीं है। महीनों की इवैल्यूएट करोगे तो बहुत बड़ी रकम है। भारत में लोगों की सैलरी भैया नहीं है कईयों की इतनी, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी क्लास है, अलग अलग लोग हैं भैया, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए में अपना महीना बिताते हैं। अब लगा लो, उस टाइम 60,000 रुपए बोला था कि भाई दो, पूरा कितने खेत बेचे गए होंगे। सोचो आप, इतना सब पैसा लगा, और ये फिर से निकले बाहर और फिर से अपने काम में लग गए। अलग ही लेवल के आदमी थे भाई, अलग ही दिमाग था। गरम दल और नरम दल का मतलब दोनों अपनी जगह ठीक है। उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेट तरीके से ट्राई किया, और इन्होंने ट्राई किया कि साला हमको कोई हरकत, मतलब हमको कोई छुएगा ना। दोनों चीज जरूरी होती है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, या फिर मैं इन्हें भी गलत नहीं बोलूंगा कि, लेकिन हाँ ये भी है कि इन लोगों ने जो शुरुआत की थी ना, उस पर ज्यादा अफेक्ट आया। क्योंकि कई ऐसी वो जो बंदा था, वॉयसर है कि कौन था, उसकी कोई है कि उसने बोला था, उससे पूछा गया था कि आप लोगों ने भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत, तो उससे पूछा गया कि आपने क्यों किया, क्या गांधी जी ने? तो उन्होंने, उनका कमेंट है कि भैया गांधी जी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो ऐसे रिवॉल्यूशन आंदोलन चालू हो गए थे ना देश में, हमें उससे दिक्कत थी। पता है क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, परेशान थे वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो कोई राजनेता है, ठीक है, तो अगर कोई डिप्लोमेट तरीके से बात सॉल्व करता है तो अंदर अंदर की चीजें होती हैं, बिल्कुल, लोगों को पता नहीं चलती। लेकिन जब कोई ऐसा कांड करेगा ना, मतलब कोई किसी को ठोक देगा, तो लोग को पता लग जाता है कि हाँ भाई आप ये बताओ कि इन्होंने, गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग भी इन लोगों की हुई है। उन्होंने कहा था कि चलो हम आधा आधा राज्य दे देंगे तुमको, ब्रिटेन से। गांधी जी ने बात की थी कि चलो 3 चीजों पर हमारा कंट्रोल रहेगा, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस वगैरह पे, और बाकी तुम अपने रूल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे फिर भाई ये सब गरम दल वाले, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, ये सब इनकी टीम के पार्ट एक तरह से समझ लीजिए। इन लोगों ने बोला कि नहीं भैया हमें चाहिए, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हमें चाहिए पूर्ण आजादी, हम ऐसे कैसे दे देंगे, हमारे फॉरेन अफेयर्स तुम हैंडल करोगे, हमारे तुम्हारा डिफेंस देखोगे, तुम हमारी ये चीज मेन सारी वो रख ली उन्होंने कंट्रोल का, कि बाकी बना लो भाई, बाकी देख लो तुम।
तो ये था पूर्ण। फिर उसके बाद गांधी जी तो बोल रहे थे कि भैया ये ले लो धीरे से, उसके बाद करते करते फिर पूर्ण भी मिल जाएगा, पर उन्होंने कहा ना, लेंगे तो पूर्ण लेंगे और एक ही बार में लेंगे। बिल्कुल। ये था भाई लोकल लॉजिक। और HSRA फॉर्म की थी इन्होंने, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे ये जुड़े थे। और बाकी ये तो क्रांतिकारी थे, लेनिनवादी बोलते हैं इनको, कि लास्ट इनकी जो पढ़ रहे थे किताब, वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। मतलब वो भी क्रांतिकारी हैं, अपने देश की रूस साइड के हैं। कुछ बॉल्शेविक मूवमेंट की बात हुई इसमें, कार्ल्स को पढ़े, मार्क्स को पढ़ा इन्होंने। तो ये सोशल रिफॉर्म्स इन लोगों ने लाए थे अपने, तो ये उससे इंस्पायर्ड भी थे। और बाकी इनकी जो भी क्रांतिकारी, देखो आप देखो, बम मारा इन्होंने, पर ये भाई देख के मारा कि किसी की मौत ना हो इसमें, और लो इंटेंसिटी का बना के। हाँ, लो इंटेंसिटी का बम था, ताकि मैसेज दे सके। पर्चे फेंके थे ना। बिल्कुल, तो इन्होंने वो पर्चे फेंके थे और लिखा था धमाका जरूरी है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। बात तो एकदम सही है। और सही बात है भाई। पार्लियामेंट में सोचो कैसे ले गए होंगे, मतलब आप सोचो यार कैसा मतलब होगा कि पार्लियामेंट में गए, फिर जगह देगी, फिर बॉम्ब मारा, उसके बाद चाहते तो भागते या फिर कुछ भी करते, जेल से भागने की कोशिश कर सकते थे। उसके बाद भाई ये जेल गए, उसके बाद जेल में इन्होंने आंदोलन चालू कर दिया, पता है तुमको? आंदोलन मतलब लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया कि हाँ भाई। इन्होंने कहा कि भाई मैं भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, ठीक है। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं ना जो, उनको एक नियम के तहत उसको अखबार मिलता है पढ़ने को, खाना वगैरह मिलता है टाइम से, एक नॉर्मल एक सेल में एक रहता है, ऐसा पूरा एक सिस्टम होता है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं। गांधी जी जब गए थे जेल, गांधी जी भी कई बार गए, आपके नेहरू जी भी गए, तो इनको अलग एक बढ़िया से उसमें रखा गया, मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत ही बढ़िया, लेकिन हाँ अच्छे से रखा गया। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, मुझे वैसा ट्रीट करो। वो मानते नहीं थे ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश जो राज था वो नहीं मानता था, तो इसीलिए उन्होंने लंबा इसको खींचा। तो 64 दिन आंदोलन, 63-64 दिन बिना खाए, नाखून तक निकालने लगे थे, जबरदस्ती पिलाते थे दूध की, इनका व्रत तोड़वाओ, कैसे भी नहीं तोड़ा। बटुकेश्वर दत्त की इनका नाम था, उनकी नहीं, वो तो बॉम्ब बनाने में थे, वो जो दूसरे थे एक, उनकी गुरुदत्त ऐसा कुछ नाम था, नहीं, जिनकी डेथ हो गई थी प्रिजन में ही अंदर, जब इन लोगों ने आंदोलन चालू किया। सोचो आप यार, मतलब हम लोग तो सोचते थे हमारा तो कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, भगत सिंह दूसरा आएगा नहीं आ सकता, वो अलग ही लेवल के बंदे थे। मतलब यार भाई, उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आप ये क्यों बीज लगा रहे हो, तो पौधा बन के बड़ा पेड़ होगा। उन्होंने कहा भाई मैं बंदूक की खेती करूंगा। मासूम भगत सिंह उस टाइम तो मासूम थे, लेकिन जो उनकी सोच थी ये थी कि उगाएंगे बंदूक और बस। बाकी भाई पूरी ये कहानी तो सबको पता है, कुछ नया मैं कुछ इसमें ऐड ऑन भी नहीं कर पाऊंगा, तो यही पूरी कहानी है। और एक चीज है कि भाई देखो, कई जगह पे अभी हम लोग इनको सम्मान हम सब वैसे देते हैं, पर हम क्यों नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इसको? क्या है ऐसा, क्या चीज है वो जाननी चाहिए। ब्रिटेन में वगैरह में टेररिस्ट बोला जाता है इनको, उनके हिसाब से होंगे, हमारे लिए तो नहीं है ना, हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं है, उनके हिसाब से है, पर वो गलत है। वो पहले उन्होंने जो किया उसको जवाब दिया इन्होंने, तो उनको तो लगेंगे बुरे, क्योंकि उनकी तो ले ली थी ना, उनकी तो भैया लगा के रखी थी, जहां ठोक दो। इनके क्रांतिकारियों ने क्या नहीं किया था भाई देश के लिए, आप बताओ। इतना परेशान किया था कि इनके रेलवे के तार काट दिया करते थे, रेलवे ट्रैक बने अगले दिन ट्रैक उड़ा दिया भाई। रोका उन लोगों ने, बहुत किया। कितने लोग भाई, खुदीराम बोस का नाम है, सबसे छोटी उम्र में फांसी पे चढ़ाया था उनको, 13 साल की, कितने साल की उम्र के थे। मणिपुर में क्रांति, पूरे देश में क्रांति चल रही थी एक अलग लेवल की। हम लोगों ने एक फ्रीडम वाली रिएक्ट की हमने बायजूस में, अपना उसमें आप देखना, बायजूस का है वो पूरा, फ्रीडम का है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल करके कुछ था, उसको आप देखो ना, कितने फ्रीडम स्ट्रगल्स चले और कब से चल रहे थे, 1857 से। वो स्ट्रगल्स तो वो दिखाए थे जो पॉपुलर हैं, जो पॉपुलर मतलब कुछ बिल्कुल, कितने नहीं होंगे, कितने लोग अंदर दब दब के, हम लोगों के घर वाले, जैसे हमारे दादा दादी थे, मैंने उनसे बात की थी जब वो लोग थे, तो उन्होंने बोलते जब अंग्रेज आते थे ना, तो बच्चे आवाज ना, क्योंकि छुप के रहते थे, वरना मारते थे वो लोग, तो ना ये मुंह के अंदर ना लकड़ी का टुकड़ा ने फंसा लिया करते थे, बच्चों के मुंह में डाल दिया करते थे लोग, कि ना आवाज ना निकले, क्योंकि जब मुंह ऐसे खुला रहेगा तो आवाज ही नहीं निकलेगी। इतना ये हाल था। आप सोचो, कहते हैं ना कि आजादी मिलके क्या, कई लोग कहते हैं आजादी पाके क्या किया, जो तुम इंस्टाग्राम पे नाच रहे हो ना, नहीं नाच पाते, समझ में आया? गुलाम रहते, गुलाम का मतलब समझते हो तुम? हम लोग मतलब लकी हैं कि हम आजाद भारत में पैदा हुए। बिल्कुल, हम आजाद भारत, और हमारा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री आजाद भारत में पैदा हुआ है, तो भाई अच्छी बात है। और काफी इंटेंस स्टोरी है इसकी, इस पे तो भाई कुछ आंख में आंसू से आ गए थे लास्ट में, तो जब इनको कहा ना कि उन्होंने कहा कि यार मेरे को
फांसी दे रहे होते यार, हाथ मत बांधना। और जब मैंने फांसी को किस किया ना, मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार उसका मतलब मैं जी रहा था उस चीज को कि मतलब कैसा होगा वो बंदा, क्या मतलब गट्स देखो ना आप उनके यार। वो पता है कि मेरी मौत होने वाली है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है, और 24 की फांसी 23 को कर दी। सोचो एक दिन और पहले रात में ही कर दिया। आई थिंक उन्होंने फांसी भी हंसते हंसते इसलिए कबूल करी होगी कि ताकि लोग डरे ना, मतलब लोग मतलब लड़ने से डरे ना। भाई उन्होंने ऐसी कि देश के लिए लड़ना है तो लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। झुकना नहीं स्वीकारा उन्होंने, जान दे दी, बिल्कुल झुकना नहीं सीखा। तो ये पूरी कहानी है भाई। आपको कैसी लगी, आप क्या कहते हैं भगत सिंह? और राष्ट्रपुत्र की जहां तक बातें हैं, वो तो ऐसे ही मानता है, देश की राष्ट्रपुत्र है, कोई पदवी दे या ना दे वो उसकी मोहताज ही नहीं है एक्चुअली। भगत सिंह को तो हर कोई एडमायर वो करता है। वो मोहताज नहीं है उनके कि हम इन्हें उपाधि दे दे कुछ, वो उनसे बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है उनकी। कोई मतलब आप करिए, अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कर रहा कि बेकार चीज है, पर उनकी जो वैल्यू है ना, और जो लोग इंडिया के अंदर लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है, बहुत ऊंची है। बिल्कुल वो दिल में है, वो बहुत बढ़िया चीज है। आप सोचो। और फिर वो उनके साथ साथ बहुत सारे और क्रांतिकारी थे, कितनों को तो यार कहानियां भी नहीं पता होंगी, दब गई है, नहीं आई, तो बहुत फेमस लोग थे, तो आया इनका, इन्होंने बहुत, यार मैं क्या ही बोलूं। चलो फिर यार वीडियो करेंगे एंड, और आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, आपका क्या कमेंट है इनके ऊपर। और हमारे बाकी ये और कोई नई वीडियो आपको रिएक्ट करवानी हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको हमने नहीं किया हो और आपको करवाना हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दें। ईमेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईमेल भी कर सकते हैं, हमको देखेंगे, कॉपीराइट नहीं मिलेगा तो हम कर देंगे भाई, मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये है पूरी कहानी। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय।